दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है, पूरे 2 साल के बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली में पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वो ट्रेन वहां ब्रेक लेती है। तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए। और वो ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमकार जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि कहीं ऐसा आप लोगों के साथ भविष्य में ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार भी ठीक ठाक परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश। दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ओमकार की जो भाभी थी वो थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है, क्योंकि वो घर में बड़ा था। पत्नी घर में आ जाती है, जो कि पहले से ही तुर्क मिजाज थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती कि जो कुछ भी वो उससे कहती वो हर काम करने के लिए राजी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं जाना कि पति क्या होता है। दोस्तों, ओमकार जब भी काम से घर वापस आता तो पत्नी से सीधे मुंह कोई बात नहीं करता था। पत्नी को 8-10 दिन हो जाते थे, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार भरी बात नहीं करता था। अपनी पत्नी से सुख दुख यानी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करता था। अगर खुशी उससे बात करने या अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वो उसे धमका देता था, उसको फटकार लगा देता था, क्योंकि ओमकार पहले से ही अपनी भाभी के प्रेम जाल में फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी उसको कहती वो वैसा ही करता। कभी पत्नी को पीटता, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बहुत बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं ना, वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना, कहीं आपके घर या आस पड़ोस में ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि कोई घर में और नहीं था। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में चली जाती है। उधर ओमकार की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था।
वो ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा ही करो ना, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, खूब पैसा कमाना। पैसा ज्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मजे करेंगे, खूब मजे की जिंदगी काटेंगे और फिर मुझे भी अपने साथ विदेश में ही बुला लेना। अब वो अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीजा मिल जाती है और फिर वो विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने और खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूंगा, आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन जो भाभी होती है वो अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बूढ़े और बुढ़िया के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति अपने नाम आ जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने उसे समझाया वैसा ही वो करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीनें, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली ओमकार की भाभी ही होती है जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम ना कुछ रहा, ना उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता वो खा लेते और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी उसको अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ उनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वो किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर लेती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर खूब रोती है, पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और साफ दिल की लड़की थी। वो अपने सास ससुर की ऐसी दशा में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था, कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह भी बेच लिया करती थी। ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में वो लगी रहती थी। ये लोग एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार लिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीता। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल के बाद, ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। सोचता है कि चलो घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वो घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ये मकान और जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ अब वो नहीं रहते।
पता नहीं कहां चले गए हैं और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के एक दो आदमियों ने उसे बताया। ओमकार ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार न दे सका। अब मैं क्या करूं? वो अपना सर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई थी, उसके सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो पछताने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करने लगते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी हमारी एक न सुनी थी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें न मिलती तो आज हम कहीं के न रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत दे रही है, तुम्हारा वही मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या ढूंढने से मिल सकती है? ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। खुशी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी नहीं अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओमकार कहता है कि अब तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहां से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वो सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग व अनलोडिंग करने का वो काम करने लगता है। उससे जो दिन भर में पैसा कमाता, उससे घर का खर्च आराम से चल जाता। क्योंकि 4 जनों का खर्च निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसा ही रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी, आप काम करते रहना तो हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब ये कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता है। अच्छी बिक्री होने लगती है, पैसा बचने लगता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी वो किस्तों पर खरीद लेते हैं।
खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफी समय से काम करने से ओमकार वहां के लेन देन को अच्छी तरह से समझ गया था। वो फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उनका कारोबार रोजगार इतना बढ़िया चलता है कि पूछिए मत। उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उनके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों, जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे, योगेश के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा भरने को मिलेगा, और हुआ भी वही। उन्हें भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2, 3-3 दिन हो जाते, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर भूख मिटा लेते थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपने भाई के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही कुछ उनको देखना पड़ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो किसी तरह से उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार को आड़त पर बैठे हुए देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं पर बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगाना। क्या किया था तुमने उनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसे के चक्कर में इनको घर से बेघर कर दिया। तुम्ही ने मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहां चले जाइए। हमसे आप लोगों का कोई वास्ता, कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा, योगेश से गलती हुई है। पहले तुमने भी गलती की थी, इससे भी हो गई है। आखिर जो भी है तो तुम्हारा ही अपना भाई। जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ कर दो। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ये जैसे भी हैं हमारे परिवार का हिस्सा है, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा यहीं पे शुरू करा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, आज उसका फल ये भुगत रहे हैं। आखिर ये है तो मेरी जेठानी ही, आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो भी हो, अब वो दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वो अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का भी काम शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं। अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी पारिवारिक होती है। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खुशी और ओमकार के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।